ओके बच्चों, आज की क्लास में मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल, अभी ये राजाजीपुरम में है, इसका पेपर आज ही हुआ है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप लोग भी डिस्कस कीजिएगा जहाँ पे आप लोगों को लगे कि आपने कुछ और लगाया है और आंसर मैं कुछ और बता रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द आउटपुट। इसमें x की वैल्यू आपकी 2 दी गई है और y की वैल्यू आपकी 3 दी गई है और z की वैल्यू आपकी 9 दी गई है। ठीक है, और छोटी सी एक कैलकुलेशन यहाँ पे कराई गई है। हाँ, तो अब इसके हिसाब से सबसे पहले आप देख रहे हो x लिया गया है, तो x में क्या है, 2 है और फिर मल्टीप्लाई का साइन है। देन y को प्लस प्लस y लिखा गया है, तो यानी ये 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर मॉड आपका z है, z में आपका क्या है, 9 है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 इंटू 4, तो आपका 8 आ जाएगा। और फिर मॉड 9, तो आपको बताया गया था किसी भी छोटे नंबर को जब बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट छोटा नंबर ही रिमाइंडर के रूप में बचता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 8। ये 9 अगर लगाया है तो गलत है, 8 आंसर सही होगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अ मेथड विद द सेम नेम एज ऑफ क्लास एंड विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। विद आर्गुमेंट है और नो रिटर्न वैल्यू है और मेथड यानी फंक्शन का नाम क्लास के नाम से सेम है। तो इसका मतलब पहली लाइन अगर देखें तो सेम नेम एज अ क्लास, तो इसका मतलब ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। और विद आर्गुमेंट कहा गया है, इसका मतलब ये पैरामीटर लिस्ट भी इसमें होगी। तो ये बिल्कुल सही लगाया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसका आंसर है। आफ्टर देन, एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज टर्म एज, ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी है, इट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ये भी बिल्कुल सही है। देन एक्सेस स्पेसिफायर का क्वेश्चन लिया गया है, द एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर दैट गिव्स मोस्ट एक्सेसिबिलिटी। तो बच्चों इसमें आप लोगों के हिसाब से कौन सही है, पब्लिक। बिल्कुल सही, पब्लिक होगा, क्योंकि पब्लिक वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं तो वो किसी भी जगह से एक्सेसिबल होते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, देन नेक्स्ट है, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैज द टाइप। तो देखिए, जितने भी वेरिएबल होते हैं सबके कोई ना कोई टाइप होते हैं, तो इंट, कैर, डबल, फ्लोट, ये सब होते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है क्लास, उसका टाइप क्या होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है, क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो क्या उसका उससे जैसे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले उसका डेटा टाइप लिखना पड़ता है। तो क्लास से पहले क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट से पहले, ओबीजे से पहले क्या लिखते हो, जल्दी से बताएं। क्लास। क्लास का नाम लिखते हैं। तो यानी कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैज द टाइप ऑफ क्लास। तो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट का जो टाइप होता है वो उसकी खुद की क्लास होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, चूज ऑड वन आउट। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से अलग कौन दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, इनकैप्सुलेशन, ये तो ऊप्स का प्रिंसिपल है। ऐसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये भी ऊप्स का प्रिंसिपल है। पोर्टेबल, ये ऊप्स का प्रिंसिपल नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म ऊप्स का प्रिंसिपल है। तो यानी कि ये पोर्टेबल जो वर्ड यूज किया गया है, ये आपका जावा का फीचर्स है, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से ऑड वन में पोर्टेबल आपका सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि ऑड वन इसमें आपको निकालना था। नेक्स्ट है आपका द ब्लूप्रिंट। आप बच्चों याद रखिएगा, डेफिनेशन में कभी भी ब्लूप्रिंट आ जाए तो आप जान जाइएगा कि ये क्लास के बारे में पूछा जा रहा है। क्लास की डेफिनेशन ही है, इट इज अ ब्लूप्रिंट। तो आपका यहां पर ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपका क्लास होगा, द ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड इन जावा, तो आपका क्लास होगा। कोई क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे अलग से बता देना चाहिए डिस्कस करते हुए, तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ दीजिएगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये क्या आया है, जैसे x प्लस, तो x की वैल्यू क्या है, 5 है, मल्टीप्लाई, और फिर मैंने बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कि जहां पे इक्वल साइन आता है वहां पे गोल वाला ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। फिर पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो
5 का प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या रखा जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, 5 या 6? 5 5 ही रखा जाएगा, और इसकी वैल्यू 6 हो चुकी है जो अगले स्टेप पे जाएगी। उसके बाद आपने प्लस लगा दिया, अब यहाँ अगले स्टेप पे फिर से प्लस प्लस एक्स हो रहा है, तो इसके पास पहुंचा क्या, ये जो पुराना वाला 5 का चेंज हुआ यानी 6, वो यहाँ पहुंचा, और 6 से प्लस प्लस करके कितना कर देगा, 7 कर देगा। और 7 के बाद प्लस लगाइए फिर से, फिर 7 के बाद जब यहां आएगा तो माइनस माइनस एक्स हो रहा है, इसका मतलब फिर से ये आपका डिक्रीज हो रहा है, तो 7 से माइनस माइनस होकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उसके बाद फिर से प्लस लगाकर यहां पर आपका एक्स लिया गया, तो एक्स में कोई चेंजेस नहीं है, इसका मतलब लास्ट टाइम जो 6 था वही रहेगा। तो 6 प्लस 6 12 हो गया, और 12 प्लस 7 बोलते जाओ कितना होगा, 19। 19 19 प्लस 5 24 अच्छा 24, एक मैंने साइन गलत लगा दिया, उसको मैं सही कर दूं, ये माइनस माइनस में ये माइनस का साइन है, इसको सही कर लीजिए। तो अब देखिए ये अगर माइनस का साइन है तो ये 6 और ये 6 तो कट गया आपका, तो यानी कि आपका 5 प्लस 7 कितना हुआ, सब माइनस का साइन नहीं है, प्लस का ही है। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है, फिर प्लस है तो नहीं कटेगा, मुझे ऐसा लगा, एक एक्चुअली फोन आ रहा है तो उसको भी मैं देखने लगा। तो ठीक है 5 ब्रैकेट के बाहर जो 5 है उसकी जगह मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा। हाँ ये एक कोई गलती तो थी, ये प्लस है, तो आपका यहाँ पे अभी कितना 19 आया था, 24 24 24 आया था, और उसके बाद फिर से प्लस कर दीजिए 5, 29 तो 29 आपका ये वाला आंसर बच्चे ने लगाया, ये बिल्कुल सही है। ओके फिर देखिए यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया है आउटपुट की क्लासेस में कि स्विच केस से आपका आउटपुट पूछा जाता है, फॉल थ्रू कंडीशन का स्पेशली यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ करेक्शन भी कराया गया है, जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट बढ़वाया गया है जिसमें कमिटमेंट करके कुछ लिखा है, ठीक है डिफॉल्ट में, और आपका के की आर की वैल्यू जो है यहाँ पर ए ली गई, अपर केस में ए, तो जब यहाँ पे स्विच में आर आएगा और आर अपर केस में है, तो अपर केस में कोई यहाँ पर केस बना ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा बच्चों, डिफॉल्ट में जाएगा, और डिफॉल्ट में कमिटमेंट करके जो लिखा है, यानी फोर्थ आंसर इसका आपका सही रहेगा। उसके बाद छोटा सा आउटपुट है, देखिए n में आपका 1000 है, 1000 100 से बड़ा है, इसमें आपको ये पूछा गया है कि कितनी बार लूप चला और साथ में आउटपुट क्या आया, तो 1000 आपका इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन ट्रू, नीचे आएंगे। अब ये 1000 और डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हैं, तो एक जीरो ये हटा, एक जीरो ये हटा, तो यानी कि आपका कितना बचा, 100 बचा, तो ये एक बार तो लूप ये चल ही गया, अभी एक बार लूप चल गया, ठीक है। उसके बाद लूप का नेचर है ये ऊपर जाएगा, अब इस समय आपके पास क्या है, 100 है, तो 100 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन फॉल्स, तो यानी कि दूसरी बार जब कंडीशन चेक होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लूप चला है, कंडीशन तो चेक हमेशा ही होती है, अगर लूप के अंदर आए हैं इसका मतलब लूप चला है, लूप के अंदर नहीं आए इसका मतलब लूप नहीं चला, तो इसका मतलब ये तो एक ही बार लूप चला, तो बाहर निकल आएगा, और बाहर निकल के आपको बताना है, यहाँ पे लिखा है लूप इज एक्सिक्यूटेड 1 टाइम्स एंड आउटपुट इज 100, तो हमारा तो मैच हो रहा है ना बच्चों, यस सर, लूप एक बार चला है और आउटपुट में हमारा 100 आ रहा है, ठीक है, तो आपका ये पहला ही आंसर जिसका सही हो जाएगा, बाकी और किसी में 1 टाइम नहीं चला है। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, तो यहाँ पे प्योर फंक्शन, इम्प्योर फंक्शन, स्पेसिफिक मेथड और नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस से तो कोई मतलब नहीं, पहले ये तीन की डिस्कस कर लीजिए। स्पेसिफिक मेथड जो है वो आपका कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, स्पेसिफिक मेथड कंस्ट्रक्टर होता है, और कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, तो कंस्ट्रक्टर आपका वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और जैसे देखा जाए तो मेथड कौन से होते हैं, मेथड दो ही तरीके के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टर मेथड होते हैं और एक ऑर्डिनरी मेथड होते हैं, इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका स्पेसिफिक मेथड ही आंसर आ जाएगा। अगर उन्होंने कुछ और सेंस लगाया है तो
कि जैसे वो प्योर इम्प्योर में रखना चाहते हैं तो प्योर इम्प्योर के हिसाब से इम्प्योर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इम्प्योर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, हम चाहें तो रिटर्न करवा भी सकते हैं। लेकिन आपको ये मालूम है कि स्पेसिफिक मेथड यानी कंस्ट्रक्टर वो वैल्यू कभी रिटर्न नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्पेसिफिक मेथड रखना चाहिए। अगर बच्चों ने इम्प्योर फंक्शन लगाया तो वो भी सही हो सकता है, क्योंकि वो भी वैल्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि रिटर्न नहीं करता है, लेकिन क्योंकि वो सही नहीं है वैल्यू रिटर्न कराई जा सकती है अगर चाहते हैं तो। ये बात समझ में आई थोड़ी बहुत किसी के कि कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं वो सर ऐसे मैंने फंक्शन तो होते हैं। यस 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 सर। सर मैंने तो इसको मेथड कर दिया है, क्या कर दिया? इम्प्योर इम्प्योर मेथड। इम्प्योर मेथड कर दिया है, तो अगर स्कूल वाले ये इसको कंस्ट्रक्टर मान के चल रहे हैं तब तो वो गलत हो जाएगा। अगर इसको कंस्ट्रक्टर नहीं ऐसे जनरल कुछ भी लिख दिया गया है इस तरीके से सोच रहे हैं तो इम्प्योर फंक्शन ही आपका आंसर होगा। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि स्पेसिफिक मेथड सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही होता है और कोई नहीं होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था या मैंने लिखवाई थी, इट इज अ स्पेशल मेथड। याद है किसी को? The class it is a special method because the name of class is same as method. ओके। यस सर याद है। उसके बाद फिर आपका फाइंड ऑड वन। तो ऑड वन में यहां पर देखें तो मिन, एबीएस, सील ये आपके क्या है? मैथ क्लास के फंक्शन है, और पार्स आईएनटी मैथ क्लास का फंक्शन नहीं है, तो ये वाला आंसर सही लगाया। आर्या आपका सही है सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर देखिए यहाँ पे एक कोड दिया गया है INT बी ईयर इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स INT, और बॉर्न ईयर यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम है। तो ये पूछ रहे हैं सी द वैल्यू कोड, सी द बिलो कोड एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, रिजल्ट स्टोर किस में हो रहा है? बी ईयर में हो रहा है, तो बी ईयर का डेटा टाइप क्या है? बी ईयर का डेटा टाइप INT है। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ बॉर्न ईयर। ओहो, यहाँ पे बच्चों आर्या बताओ क्या लगाया आपने? सर आईआईटी। अब सर डबल रहेगा दो सर INT। हाँ, अब ज्यादा बोलो नहीं, ध्यान से सुनो। देखो इंटीजर डॉट पास INT का स्पेशली यूज क्या होता है कि कोई भी चीज अगर स्ट्रिंग में इनपुट हुई है, भले वो एक नंबर है, लेकिन अगर वो स्ट्रिंग में इनपुट हुई है तो उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करा दे। और ये बॉर्न ईयर के बारे में पूछ रहा है, उसका डेटा टाइप क्या होगा? ये बी ईयर के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो बॉर्न ईयर यहाँ कैसा होना चाहिए? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का होना स्ट्रिंग। चाहिए, तो इसका सही आंसर आपका स्ट्रिंग होगा। ये अगर ये पूछता बी ईयर का डेटा टाइप बताइए तो बिल्कुल आपका INT ही होता। ये बॉर्न ईयर का पूछ रहा है तो बॉर्न ईयर आपका स्ट्रिंग में होगा, तभी यहाँ पे इंटीजर डॉट पास INT में रखा गया है। उसके बाद द स्टेटमेंट टू इन्वोक द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास स्टेट इज। अच्छा, अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या था? क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम जो भी रखना चाहें इज इक्वल टू न्यू, और फिर आपका स्पेस देकर क्लास का नाम, और आगे गोल वाला ब्रैकेट और सेमी कॉलन। किससे मैच कर रहा है? तो थर्ड वाले से। थर्ड वाले। हाँ, अब जैसे यहाँ पे इसने 4 लगा दिया, ये कैसे भूल गई कि यहाँ सेमी कॉलन बिना हो सकता है ना? ये थर्ड वाला आपका सही है जिसमें पूरा कैलकुलेशन दिया गया है। उसके बाद अब देखिए ये चीज बहुत ज्यादा प्रचलित चल रही है इस समय, और उनको लगता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ही ये बार बार दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 625 का पावर यहाँ पे 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 से है, ठीक है? तो 625 का पावर करना चाहते हैं 0.5 से, तो याद रखिएगा मैथ डॉट पावर में कभी भी 1/2 या 0.5 लिखा हो मैथ डॉट पावर में, तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट निकालेगा, वो पावर नहीं करेगा, वो स्क्वायर रूट निकालेगा। तो 625 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या आ जाएगा? 25 25 25 आ जाएगा।
और उसके बाद ये SQRT 144, तो ये तो 12 भाई, 12 है ना? यस सर। इसको ऐड करो, सर 37.0। 37, बिल्कुल सही, 37.0 इसका सही करेक्ट आंसर होगा। तो 0.5 पावर हो तो समझ लेना पावर फंक्शन पावर नहीं करेगा, वो स्क्वायर रूट निकालेगा। रियल में तो वो पावर ही कर रहा होता, लेकिन स्क्वायर रूट के रूप में ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अमन, और यहाँ अमित लिखा है। तो देखिए कंपेयर टू फंक्शन यूज हो रहा है, यानी कि ए कंपेयर करेगा तो दोनों सेम है इसलिए 0 रिटर्न करेगा। फिर एम कंपेयर करेगा, दोनों सेम है इसलिए 0 रिटर्न करेगा। फिर ए और आई कंपेयर करेगा, तो इसमें मैंने बताया था कि जैसे अलग लेटर मिलते हैं तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही इसका आउटपुट होता है। तो अलग लेटर ए और आई मिला, तो आप ए को छोड़कर आई तक काउंट कर लीजिए। तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, 8 निकला। अब 8 जो निकलेगा तो 8 आपका पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो पहला वाला कैरेक्टर का आस्काई कोड अगर छोटा है दूसरे वाले कैरेक्टर के आस्काई कोड से, तो ए का आस्काई कोड आई के आस्काई कोड से छोटा होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा। यस सर। तो पहले वाले कैरेक्टर का आस्काई कोड अगर दूसरे वाले कैरेक्टर के साथ से छोटा है तो माइनस में रिजल्ट आएगा। अगर पहले वाले कैरेक्टर का आस्काई कोड दूसरे वाले कैरेक्टर के आस्काई कोड से बड़ा है तो प्लस में रिजल्ट आएगा, तो ये माइनस में आएगा। तो आपका यहाँ पे -8 आएगा, यानी ऑप्शन थर्ड सही है इसका। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ, बहुत अच्छी बात। उसके बाद देखिए मैंने आउटपुट की क्लासेस में हमेशा बताया कि जब भी एरे दिखाई पड़ जाए, चाहे वो कैरेक्टर का हो चाहे स्ट्रिंग का, चुपचाप इंडेक्स नंबर पहले डाल दीजिए। तो ये एरे है, बिना क्वेश्चन पढ़े हम इंडेक्स नंबर डाल रहे हैं। अब पूछा गया विच इज द करेक्ट टू फाइंड द साइज ऑफ द गिवन एरे। तो एरे का साइज पता करने के लिए आपका लेंथ फंक्शन में गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगता, ये कॉन्सेप्ट याद है? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखिए m डॉट साइज लिखा, तो m डॉट साइज ऑफ कोई फंक्शन ही नहीं है आपके पास। m डॉट एलिमेंट्स ऑफ, ये कोई फंक्शन नहीं है आपके पास। m डॉट लेंथ ये फंक्शन है, और m डॉट लेंथ ये भी फंक्शन है, लेकिन इसमें गोल वाला ब्रैकेट लगा है, इसमें नहीं लगा, इसका मतलब ये वाला आंसर आपका थर्ड इसमें भी सही है। कुछ डिस्कस करना चाहे बच्चों तो बोल दीजिएगा प्लीज। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द फंक्शन नॉन रिटर्न टेबल, मतलब कोई भी फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, कब? जब उसके साथ रिटर्न टाइप की जगह क्या लगा हो? वॉइड। हाँ, वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न वैल्यू, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन थर्ड इसमें भी सही है। मैं देख रहा हूं इसमें ज्यादातर ऑप्शन थर्ड ही सही जा रहे हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटर? डबल स्टार, डबल स्लैश, ये मल्टीप्लाई स्लैश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटर? तो बताओ बच्चों जल्दी से आप। फोर्थ वाला। हाँ, मैं वही पूछने जा रहा था कि डबल स्टार कोई ऑपरेटर पढ़ा है? नहीं। नो सर। डबल स्लैश नहीं पढ़ा, स्लैश डिवाइड नहीं पढ़ा। स्लैश डिवाइड होता है, लेकिन वो आपका तब होता है जब असाइनमेंट ऑपरेटर साथ में हो, तो यानी इक्वल साइन, लेकिन नहीं है यहाँ पर। तो आपका ये फोर्थ वाला ही लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर माना जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लूप्स विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इवन वंस, इनमें से कौन सा लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा? तो आपको यहाँ पे पता होगा सेमीकोलन का मतलब होता है लूप एग्जीक्यूट तो होता है लेकिन नीचे वाले स्टेटमेंट रन नहीं होते। तो यहाँ ये काफी कंफ्यूज करने की कोशिश की है। अब पहले कंडीशन से देखो, पहले सेमीकोलन पे गौर ना करो, कंडीशन से देखो। तो अगर ये 1 से चल रहा है और लेस देन 100 चल रहा है तो ये तो चलेगा ना बच्चों? यस सर। फिर देखें यहाँ पे ये 10 है और 10 इज लेस देन 1, ये चलेगा? नो सर। नो सर। हाँ, थोड़ा सा ये आंसर सही लग रहा है। एक और देख लेते हैं। 1 क्या 1 से बड़ा या बराबर है? तो बराबर तो है, तो एक बार तो ये भी चल जाएगा। और 0 इज लेस देन 10, तो ये भी आपका 11 बार चल जाएगा, तो 10 बार चल जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड वाला ही सही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक बार भी ना चले, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं उतावलापन बच्चों कभी नहीं दिखाना चाहिए, पूरे आंसर्स पढ़ना जरूरी है, भले आपको पहले दूसरे में ही आंसर मिल गया हो। फिर यहाँ पे जावा एक्सप्रेशन, ये बच्चों बिल्कुल 2 नंबर का फ्री का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन किसके लिए क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों, कोई बताए? वर्टिकल लाइन
एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके लिए कौन सा फंक्शन होता है? math.abs मैथ डॉट एबीएस फंक्शन होता है, एबीएस। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करना है। तो आप चाहें तो मैथ डॉट पावर लगा सकते हैं, और आप चाहें तो एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का साइन स्टार ही बनाइएगा, और को ना धोखे से बना दीजिएगा। तो मैथ डॉट पावर भी यहाँ लगा सकते थे, और एक्स की पावर 2 कर सकते थे, प्लस एक्स। अब जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता है उसके बीच में मल्टीप्लाई माना जाता है, एक्स इंटू वाई। तो आप चाहे ऐसे लिखें, चाहे यहाँ पे x इंटू एक्स को मैथ डॉट पावर x कॉमा 2 लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो आपको बताया गया था कि दो दो ऑपरेटर ऐसे हैं इनके बगैर पेपर नहीं बनता है, एक प्लस प्लस माइनस माइनस वाला, और एक आपका टर्नरी ऑपरेटर का कुछ ना कुछ कन्वर्ट करने का या आउटपुट जरूर पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इफ एल्स दिया है, इसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है। तो टर्नरी ऑपरेटर में आपको जो हमने तरीका बताया था, उसमें हमने बताया था सिंटेक्स खाली याद रखो। पहले आपको रिजल्ट वेरिएबल, पहले आपको रिजल्ट वेरिएबल से मतलब होता था। तो यहाँ पे रिजल्ट लिख लीजिए, रिजल्ट और इक्वल टू, फिर आपकी यहाँ पे कोई कंडीशन होती थी, कंडीशन, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क, ट्रू वैल्यू, तो ट्रू के लिए टी लिख दिया, और उसके बाद कोलन साइन, फॉल्स वैल्यू, तो एफ लिख दिया। अब जरा देखिए इसमें पूरे एक्सप्रेशन में रिजल्ट वेरिएबल कौन सा दिखाई पड़ रहा है? x एक्स इज इक्वल टू, कंडीशन कौन सी दिखाई पड़ रही है? p is greater than equal to 450। बिल्कुल, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450। कंडीशन ट्रू होने पर जो भी वर्किंग हो रही उसको यहां लिखा जाता है। तो यानी यहां पर आप लिख दोगे p इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, और कोलन साइन लगा दोगे। कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स पार्ट में जो वर्किंग हो रही वो लिख दी जाती है, यानी कि p इंटू, और यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 10 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगी। और फिर सेमीकोलन लगा दीजिए, बात खत्म। बच्चों बताइए, सही कर पाए ये वाला क्वेश्चन? yes sir बहुत अच्छी बात। yes sir फिर उसके बाद डिफाइन अ फंक्शन चेक। चेक नाम का कोई फंक्शन बनाइए विच टेक्स 2 स्ट्रिंग एज अ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के रूप में 2 स्ट्रिंग ले रहा है, एंड रिटर्न वेदर फर्स्ट स्ट्रिंग इज अ प्रीफिक्स ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन कराना चाहते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि चेक नाम का कोई एक फंक्शन बनाइए। तो ये मैंने यहाँ पे चेक लिख दिया, चेक। उसके बाद वो कह रहे हैं कि विच टेक्स 2 आर्गुमेंट, तो इसके गोल वाले ब्रैकेट में स्ट्रिंग एस कॉमा स्ट्रिंग पी ले लीजिए, स्ट्रिंग पी ले लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि विच एंड रिटर्न्स वेदर अ फर्स्ट स्ट्रिंग इज प्रीफिक्स ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग। तो इसके लिए पहली स्ट्रिंग जो है दूसरी स्ट्रिंग का सफिक्स है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने दो फंक्शन पढ़े थे, एक स्टार्ट्स विद, एक एंड्स विद, पढ़ा था। yes sir। तो कोई भी बड़ी सी स्ट्रिंग का स्टार्ट्स विद क्या करता है कि जो हमने इनपुट की है स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग किसी बड़ी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स पार्ट है, प्रीफिक्स। तो उसके लिए ट्रू फॉल्स रिटर्न होता था उसमें। और अगर एंड्स विद चेक करते तो यानी कि वो जो हम चेक करना चाह रहा है वर्ड, वो स्ट्रिंग का लास्ट वर्ड है क्या, यानी कि पोस्ट फिक्स। तो प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स टेक्निकल वर्ड है, इसको याद रखिएगा। प्रीफिक्स का मतलब पहला पार्ट, और पोस्ट फिक्स का मतलब लास्ट पार्ट। तो ये अब इसका रिटर्न टाइप आपको क्या लिखना चाहिए, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप भी लिखना पड़ेगा, बूलियन होगा, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ये आप कर्ली ब्रैकेट खोलिए। अब कर्ली ब्रैकेट खोलने के बाद में आप जो है वो कह रहा है कि फर्स्ट स्ट्रिंग इज अ प्रीफिक्स ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग। तो सेकेंड स्ट्रिंग आपकी बड़ी वाली है, और उसके अंदर फर्स्ट स्ट्रिंग का आपको चेक करना है। तो आप यहाँ पे क्योंकि ट्रू फॉल्स ये फंक्शन देता है, तो बूलियन ए ले लिया आपने, इज इक्वल टू, और पी डॉट स्टार्ट्स विद का डब्ल्यू बड़ा रहेगा, और उसमें आप एस को चेक कर लीजिए कि एस जो है पी का
आपका प्रीफिक्स पार्ट है क्या? तो अगर ये होगा तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, पी में वेलकम है, कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता दूं, पी में वेलकम है और एस में आप मान लीजिए कम है, सॉरी वेल है, वेल, एस में वेल है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। अच्छा, ये आपका वेलकम है पी के अंदर और एस के अंदर आपका वेल है। तो बताओ बच्चों कंडीशन क्या क्या करेगी? यहां पर वेल जो है स्टार्टिंग पार्ट है क्या वेलकम का? Yes, sir. यस तो सर। हाँ, तो ए में ट्रू आ जाएगा। अब क्योंकि ये रिटर्न टाइप से है, वर्ड से नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न ए लिख देंगे, ये वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाएगी बस। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इतना पार्ट आपको इसमें करना था। फिर ये वाला क्वेश्चन तो मुझे याद है कि मैंने कराया है आउटपुट की क्लास में, जो असाइनमेंट है आपके पास। तो इसमें देखिए बच्चों कि m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 15 है और 1 से लेस देन 5 चल रहा है ये, और कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं है, तो m प्लस प्लस और माइनस माइनस n ये दोनों लाइनें लूप के अंदर मानी जाएगी या खाली एक लाइन? जल्दी से बताओ। खाली एक लाइन। खाली एक लाइन। सिर्फ एक लाइन लूप के अंदर मानी जाएगी, ठीक है। तो देखिए आई 1 है, 1 आपका 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। नीचे है m प्लस प्लस हो जाए तो m की वैल्यू 2 थी, प्लस प्लस होके कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। वो अलग बात है, पोस्ट इंक्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे 2 ही रहेगी, लेकिन अगली, क्योंकि यहाँ पे ये m प्लस प्लस किसी भी और कैलकुलेशन के साथ इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे ही तुरंत वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तुरंत के तुरंत यहीं पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर किसी और एक्सप्रेशन के साथ इन्वॉल्व होता तो फिर यहाँ पे हम लोग 2 ही लेते और बाद में प्लस प्लस करके 3 करते। तो m प्लस प्लस होके यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर i प्लस प्लस होके 2 हुआ, 2 भी 5 से छोटा है, फिर m प्लस प्लस होके आपका 4 हो जाएगा, फिर i प्लस प्लस होके आपका 3 हुआ, फिर नीचे आया m प्लस प्लस होके आपका 5 हो जाएगा, फिर i प्लस प्लस होके आपका, अभी 3 हो चुका था ना, 4 हो जाएगा, और 4 भी छोटा है, फिर m प्लस प्लस होके आपका 6 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 से 4 तक चला, 1 से 4 तक चला मतलब 4 बार चला, तो 1 2 3 4, तो चौथी बार आपका x ये आपकी 6 वैल्यू हो गई m की। उसके बाद आपका जैसे i प्लस प्लस होके 5 होगा, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, आप बाहर आ जाओगे, और जब बाहर आ जाओगे तो माइनस माइनस n मिलेगा, तो n के पास 15 था तो यहाँ पर 14 हो गया। उसके बाद m प्रिंट कराओगे तो m इज इक्वल टू आपका m इज इक्वल टू 6 प्रिंट हो जाएगा और n इज इक्वल टू आपका 14 प्रिंट हो जाएगा। और बच्चों अगर आपको नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं, ये आउटपुट में थोड़ा सा करेक्शन उन्होंने कर दिया है, क्या कि यहाँ पे सेमीकोलन हुआ करता था और माइनस माइनस n उठाकर यहीं पे लिखा होता था। ये किसी बच्चे ने भाई कल ही परसों में पूछा था हमसे आउटपुट, लेकिन अब सेमीकोलन हट गया तो m प्लस प्लस होगा। अगर सेमीकोलन लगा होता तो m प्लस प्लस नहीं होता, लूप पूरा चलता, जब लूप फॉल्स होता तो एक बार m प्लस प्लस होता और एक बार माइनस माइनस n होता। तो आउटपुट इसका जो पुराना वाला आउटपुट था उसमें यहाँ पे m की वैल्यू 2 थी तो ये 3 हो गई थी और n की वैल्यू 14 ही रही थी। कुछ याद आया किसी को? नहीं याद आया, कोई बात नहीं, पढ़ते नहीं हो नहीं, असाइनमेंट वाले में था ये वाला। असाइनमेंट वाले में है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो ठीक है, आपका ये हो गया। उसके बाद अब यहां पर एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि किसी भी लूप को किसी भी लूप में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। तो जब भी कन्वर्ट करने का प्रोसेस आता है तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि आपको किस पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है सिंटेक्स पे, कि किस में कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे ये फॉर लूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फॉर लूप का सिंटेक्स मैं एक बार जल्दी से याद दिलाता हूं। पहले आपका डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन वेरिएबल का, उसके बाद फॉर होता है, फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद सेमीकोलन, फिर कंडीशन होती है, फिर सेमीकोलन, फिर अपडेशन यानी प्लस प्लस माइनस माइनस अगर है वो होता है, फिर यहाँ पे वर्किंग ऑफ द लूप होती है। तो जल्दी से पकड़िए इसमें कि जितने वेरिएबल हैं उनका डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन, मतलब जो फॉर लूप जिस वेरिएबल से फॉर लूप चला रहे हैं उसका इनिशियलाइजेशन यही होगा, बाकी और भी अगर वेरिएबल है तो उनका ऊपर होगा। तो वेरिएबल चूज करते हैं, तो INT आई वेरिएबल है। अब देखो आई से लूप चल रहा है, बताओ जरा किससे लूप चल रहा है, देख के
आई से चल रहा है। हाँ, तो इसका मतलब आई यहाँ इनिशियलाइज नहीं किया जाएगा। और वेरिएबल देखो d इज इक्वल टू 5 है, तो d इज इक्वल टू 5 आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर दोगे। ये इसकी पहचान हो गई। उसके बाद और कोई वेरिएबल है? और कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप यहाँ पे फॉर लिख दीजिए। फॉर में इनिशियलाइजेशन, तो आई की वैल्यू, आई से लूप चल रहा है तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद कंडीशन आप नीचे देख पा रहे हो, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है। और उसके बाद जो है आपका अपडेशन पार्ट आई प्लस प्लस हो रहा है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर वर्किंग में देखो क्या है, वर्किंग में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन भी हो सकती हैं। तो d इज इक्वल टू डी इंटू 2 है, तो d इज इक्वल टू डी इंटू 2। और उसके बाद SOP LN D। बस बच्चों, अच्छा यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ही लिखिएगा, मैं तो शॉर्टकट में यहाँ बताते समय लिख देता हूँ। तो ये आपका इसका कन्वर्जन है। सही हो पाया? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर F है। यहां पर आउटपुट पूछा गया है और मिडास में इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ क्या करता है? इंडेक्स नंबर बताता है किसी कैरेक्टर का। तो स्मॉल ई का इंडेक्स नंबर इसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? -1. -1 आउटपुट आएगा, क्योंकि जिस कैरेक्टर को आप ढूंढ रहे हैं इसके अंदर अगर वो कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो रिजल्ट हमेशा -1 आएगा। तो यहाँ -1 आ जाएगा। और यहाँ पे SAYAN डॉट इक्वल्स इग्नोर केस कर दिया, इसका मतलब अपर केस लोअर केस से मतलब नहीं रह गया। स्पेलिंग और नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम होने चाहिए। तो S S है, A है, Y है, A है, N है। तो बताओ यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? इक्वल True. ट्रू रिटर्न हो जाएगा। बिल्कुल, स्मॉल में आप ट्रू लिखिए यहाँ पर, तो ये आउटपुट बिल्कुल सही हो गया। देखिए फिर उसके बाद है आउटपुट, इसमें भी पूछा गया है जैसे कहीं एरे दिखाई पड़े तुरंत इंडेक्स नंबर डाल दो। तो ये आपका 0 1 2 3 और आपका 4 इंडेक्स नंबर हो गए। उसके बाद आप देखिए यहां पर क्योंकि ये स्ट्रिंग एरे है, इसका मतलब 0 वाली लाइन पे पहला नाम, 1 वाली लाइन पे दूसरा नाम, इस तरीके से मानिएगा। अब यहाँ पे x ऑफ 1 लिखा है, तो x ऑफ 1 पे कौन सा वर्ड दिखाई पड़ रहा है? Nokia. ये पता नहीं क्या है, सैमसंग लिखे बैठी है, नोकिया है। तो 1 इसको मान लिया होगा, जबकि इंडेक्स नंबर 0 से एरे स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर नोकिया आ जाएगा पहला। उसके बाद 3 पे इंडेक्स नंबर 3 पे जो वर्ड है उसकी लेंथ निकालिएगी। तो 3 पे कौन सा वर्ड है? इंडेक्स नंबर 3 Micromax. माइक्रोमैक्स। तो अब इसमें लेंथ निकाली गई, तो लेंथ तो 1 से ही काउंट की जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी लेंथ आपकी 8 आ जाएगी। उससे देखो 7 निकाली है, गलत। अब जीरो काउंट कर लिए, जब लेंथ की बात आई तो 1 से गिनना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया। और जब वर्डिंग की बात आई थी तो उसने इसको 1 मान लिया, इसको 0 मानना चाहिए था। तो ये नोकिया और 8 आएगा इसमें। ठीक है, आ गया समझ में सबको? Yes, sir. उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग स्विच केस। स्विच केस के द्वारा इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है, तो स्विच केस का सिंटैक्स आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई वेरिएबल आप देख रहे हो, कोई डिक्लेयर नहीं, इसका मतलब स्विच में भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना। तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच लिखते हैं, और स्विच में बच्चों गोल वाले ब्रैकेट में क्या होता है? चॉइस वेरिएबल होता है, गोल वाले ब्रैकेट में Yes, sir. चॉइस वेरिएबल। अब याद रखिएगा, इफ एल्सिफ से जब कभी भी आप स्विच केस में कन्वर्ट करेंगे, तो इफ एल्सिफ में जो कंडीशन लगी होगी, तो कंडीशन में जो पहला वाला वेरिएबल लिखा होता है वो हमारा चॉइस वेरिएबल होता है, और जो दूसरी वाली वैल्यू लिखी होती है वो हमारा केस बन जाता है। पहला वाला वेरिएबल चॉइस वेरिएबल, और दूसरी वाली वो आपकी आपका वैल्यू जो है वो केस बन जाती है। तो यहाँ पर चॉइस वेरिएबल आपका x हो जाएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट खोलिए, और केस जो जो वैल्यू इफ कंडीशन में दी वही केस बनेंगे। जैसे यहाँ पे 5 दिया है तो केस 5 यहाँ पे बन जाएगा। और उसके अंदर क्या कराया गया, u, अब इसमें कोई कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, u इज इक्वल टू y इज इक्वल टू u माइनस 5 है, और उसके बाद SOPLN आपका y है, ये इतना रहेगा। फिर स्विच केस है तो ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा, ये आपको स्ट्रक्चर अपने आप से याद रखना है।
फिर केस दूसरी इफ कंडीशन जो है दूसरा केस बन जाएगा, यानी केस 10 बन जाएगा। फिर इसमें भी y इज इक्वल टू वाई माइनस 10 हो गया। उसके बाद SOP ln y हो गया। फिर आपका ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक लगने के बाद फिर अब जो एल्स में होता है वो इसमें स्विच केस में कहां डाल दिया जाता है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में डाल दिया जाता है। तो डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में बच्चों यहां पर एल्स में जो भी लिखा है वो डाल दीजिए, y इज इक्वल टू वाई माइनस 15 और SOP ln y, और उसके बाद बच्चों स्विच केस बंद कर दिया जाता है। ऐसे क्या ऐसे किया था? जल्दी से बताएं, या कुछ चेंज कर दिया? लेकिन अब यही तो प्रैक्टिस मैच है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। थोड़ा बहुत नंबर अगर कम भी हो जाएंगे, लेकिन हमने जो सिखाया अभी, हमने कहा जो वेरिएबल पहले दिया होता है वो यहाँ पे चॉइस वेरिएबल हो जाता है, और जो वेरिएबल के साथ जो जो वैल्यू कोई भी ऑपरेटर लगाओ, वैल्यू जो दी गई वो हमारे यहाँ पे केसेस बन जाते हैं। बस इतना याद रखना है आपको। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे स्टेट द टाइप ऑफ एरर इफ एनी फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्विच में ग्रेटर देन 2 डाल दिया, तो अब ये कोई एरर है? यस बताओ। सर। ये एरर है क्योंकि उसको तो अगर ये ग्रेटर देन 2, जरा सोचो एक मिनट, अगर n में कोई वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी है तो रिटर्न आएगा ट्रू, और ट्रू आएगा तो इसमें ट्रू से वो करेगा क्या? उसको तो चॉइस वेरिएबल चाहिए ना स्विच में, और चॉइस वेरिएबल अगर मिलेगा तो वो उसी केस पे चला जाएगा। आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर? सर सिंटैक्स एरर। हाँ, आप इसको सिंटैक्स एरर कह सकते हैं, क्योंकि देखो जो आउटपुट ना आने दे वो सिंटैक्स, मतलब प्रोग्राम रन ही ना होने दे, जो प्रोग्राम रन ना होने दे सिर्फ कंपाइल हुआ उसी से हमें एरर आ गई, वो सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पे आप इसको कंपाइल टाइम एरर या सिंटैक्स एरर कह सकते हैं, या कंपाइल टाइम एरर भी कह सकते हैं। और जो प्रोग्राम रन हो जाने दे लेकिन आउटपुट ना आए वो लॉजिकल सॉरी रन टाइम एरर। और जो प्रोग्राम रन भी होने दे और आउटपुट भी आने दे लेकिन आउटपुट आपके हिसाब से नहीं आया, तो इसका मतलब वो आपका लॉजिकल एरर हो गई। क्लियर? यस सर। और डिवाइडेड बाय 0 ये कौन सी एरर है? रन टाइम एरर। ये रन टाइम एरर, बहुत सही। ठीक। उसके बाद व्हाट आर द टू वेज ऑफ इन्वोकिंग फंक्शन, बहुत अच्छा। दो तरीके के कौन से हैं, या दो टाइप कौन से हैं जिनके जो फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज किए जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, अगर किसी बच्चे ने 10 ईयर्स उठा के देखा है तो 2-3 बार ये पूछा गया है बोर्ड में। मैं बता दे रहा हूं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। यस सर, यही लिखा है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, या इसको बच्चों कई बार बुक्स वगैरह में आपका पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस कह देते हैं। पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस, या कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, दोनों ही सही है, ये इसमें लिखना था। उसके बाद ओके, अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है, तो क्या इतना टाइम होगा कि हम 1 घंटा देकर प्रोग्रामिंग सॉल्व करा दें, या अगली क्लास में रखें इसको? अब तो पेपर हो ही गया है। सर अगली क्लास में रख लीजिए, क्योंकि अब हाँ मंडे वाला पेपर। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को मंडे वाला पेपर की भी तैयारी करनी होगी। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, और आप लोग भैया ध्यान देते रहिए, जितना ज्यादा पेपर लगाएंगे आप और उसके सही आंसर आप जान लेंगे, उतना ही आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है। हमेशा इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी। ओके, बाय बाय।